वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका 11th नंबर जो चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य, वो हम लोग देख रहे होंगे। और हमेशा की तरह जो आपका पीडीएफ होगा वो हाईलाइटेड होगा, सो दैट हम लोग उन्हीं सारे फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकें जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला चीज इस चैप्टर में लिखा गया है समुद्रगुप्त के बारे में, और ये भी लिखा गया है कि उनके दरबारी कवि कौन से व्यक्ति थे, हरिसेन थे। उन्होंने संस्कृत में क्या लिखा है कि आपको इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा हुआ है, और कहां पर इसको लिखा गया है तो अशोक स्तंभ के ऊपर ही इसको पुनः लिखवाया गया है। बेसिकली देखिए क्या बात किया गया है। समुद्रगुप्त 335 एडी से लेकर के 380 एडी तक शासन करते थे। ठीक है, इंडिया के बड़े प्रतापी शासकों में से ये आते थे, और इन्होंने बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे राजाओं को हरा करके या तो प्रत्यक्षतया उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया, या उन्हीं छोटे मोटे राजाओं को राज्य करने दिया। समय समय पर उनसे ये टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। तो उनको पता चला, समुद्रगुप्त को पता चला कि कोई अशोक नाम से एक राजा रहे हुए हैं। अशोक के शासनकाल की बात की जाए तो 273 से लेकर के 232, लेकिन यहां पर कहानी है बीसी की। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को पता चला कि अशोक नाम से एक राजा है, उन्होंने बड़ी शांति की बातें कर रखी हैं एक अपने इंस्क्रिप्शन पर, अपने एक स्तंभ पर। और तब समुद्रगुप्त अपने दरबारी कवि हरिसेन को यह आदेश देते ना कि जिस स्तंभ के ऊपर आपको शांति की बात लिखी गई है, कॉम्पैशन करुणा की बात लिखी गई है, उसी पर मेरा इंस्क्रिप्शन भी खुदवाओ, जिस पर बताओ कि हम इतने प्रतापी राजा हैं कि इतने 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 राज्यों को मैंने हरा कर अपने अधीन कर लिया। एग्जाम में क्या पूछेंगे, समुद्रगुप्त 335 एडी से लेकर के 380 एडी तक। ठीक है, इन्हीं को भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन एक चीज हुआ। अगला चीज, भारत का नेपोलियन की संज्ञा इनको किन्होंने दी है, तो वी ए स्मिथ नाम से एक इतिहासकार है जो बोलता है कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो आपको समुद्रगुप्त है। ठीक है, अगला एग्जाम में पूछते हैं कि इनके दरबारी कवि कौन से व्यक्ति थे, तो हरिसेन थे। और न सिर्फ ये दरबारी कवि थे, बल्कि संधि विग्रहक मतलब युद्ध और शांति के भी मंत्री थे, और न्याय अधिकारी के तौर पर भी इनके राज्य में वो स्थापित थे। अगला एग्जाम में पूछते हैं कि किस भाषा में ये आपको लिखा गया है, तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात किया ना कि संस्कृत का या हिंदू धर्म के लिए जो सबसे गौरवान्वित काल रहा हुआ है, क्लासिकल एरा रहा हुआ है, स्वर्ण युग रहा हुआ है, वो गुप्त लोगों का, तो लिखा गया है संस्कृत में। और संस्कृत में भी कभी कभी पूछ देते हैं चंपू काव्य शैली में इसको लिखा गया है, चंपू काव्य शैली। ठीक है, कहां पर है, इलाहाबाद में है। ठीक है, इसीलिए इसको और क्या, इलाहाबाद मतलब नाम किसके द्वारा रखा गया है, पहले इस जगह का नाम होता था प्रयाग। वर्ड कहां से निकला है, प्र प्लस यज्ञ। माना जाता है कि पृथ्वी पर प्र वर्ड इंडिकेट करता है प्रथम को। पहली बार यज्ञ कहां पर आपको, और ये जो यज्ञ शब्द से बना हुआ है याग, मतलब माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने पहली बार धरती पर कहीं पर यज्ञ किया तो यही किया। बाद में आगे जाकर के इलाहाबाद नाम कर दिया जाता है अकबर के द्वारा, लेकिन उसको पता नहीं था कि आगे जाकर के कोई महंत जी महाराज योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में आएंगे, और पुनः इसका जो गौरवान्वित नाम था प्रयाग, वही इसका कर दिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में इलाहाबाद प्रशस्ति पूछे या प्रयाग प्रशस्ति पूछे, दोनों किसका है, समुद्रगुप्त का है। लेकिन ये भी ध्यान में रखेंगे कि वो अशोक का भी है। 99% लोगों को लगता है कि केवल समुद्रगुप्त का है, लेकिन अशोक के स्तंभ के ऊपर ही जानबूझ करके ना उसकी नीतियों के उलट बातें लिखवाता है समुद्रगुप्त। और किसके द्वारा लिखवाता है, तो हरिसेन के द्वारा। चंपू काव्य शैली संस्कृत, इसी को प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा। ठीक है, जैसे लास्ट चैप्टर में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी हम लोगों ने देखा हुआ था ना कि सातकर्णी 16 एडी से लेकर के 130 एडी तक रूल करता है, और इसका भी एक प्रशस्ति है जो इसकी मां ने लिखवाया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं नासिक प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा, अपने अपने राजा को प्रेज करना। अब अगले में लिखा हुआ समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसका थीम क्या है, तो इसमें बताया गया है कि मेरे जो राजा हैं, हरिसेन लिखता है कि मेरे राजा बहुत सारे युद्धों को जीतने वाले हैं, विद्वान हैं और उत्कृष्ट कवि हैं। एग्जाम में पूछे कि कवि राज किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
और बहुत सारे युद्धों को लड़ने के बाद, जीतने के बावजूद भी ना, इनके जो सिक्के मिले हुए हैं सोने के, उसके ऊपर समुद्रगुप्त को दिखाया गया है वीणा वादन करते हुए, मतलब वीणा बजाते हुए। ठीक है, तो इनको कविराज भी कहते हैं। अगले में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसी जब प्रशस्ति को स्टडी करेंगे ना, तो मिलेगा कि आर्यावर्त के, मतलब नॉर्थ इंडिया के 9 शासकों को मेरे राजा ने हरा दिया। दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के 12 शासकों को मेरे राजा ने हरा दिया। लेकिन चूंकि दक्षिण भारत नॉर्थ इंडिया से ज्यादा दूर है, आप बार बार वहां पर, मतलब प्रत्यक्षतया वहां पर शासन नहीं कर सकते हैं। उस समय टेलीग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक और खुद का जमाना नहीं था कि आप अपने मैसेजेस को बहुत सुगमता से साउथ इंडिया तक लेकर के जा सकें। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं को हराया, लेकिन उनको फिर से शासन करने की अनुमति दे दी कि तुम हमको टाइमली टैक्स दे देना, बदले में शासन वगैरह करने का काम कौन करो, तुम ही करो। ठीक है, अगला देखिए, असम हो गया, तटीय बंगाल हो गया, नेपाल हो गया, और उत्तर पश्चिम के भी कई आपको ऐसे राज्य रहे हुए हैं जो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उसके दरबार में उपस्थित होते थे। इसके अतिरिक्त कुषाण और शक लोगों को भी इन्होंने हराया, श्रीलंका के शासकों को भी इन्होंने हराया। उन लोगों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। ठीक है, श्रीलंका के एक राजा थे मेघवर्मन। वो चूंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया समुद्रगुप्त से कि सर, हम बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हम गया में करना चाहते हैं, और इस चीज को अलाउ किया समुद्रगुप्त ने। तो इसका मतलब ये समझेंगे कि दो ये लोग भागवत लोग थे, भगवान विष्णु की उपासना करते थे, हिंदू धर्म के संपोषक थे, लेकिन बौद्ध लोगों से भी नफरत नहीं करते थे। और ये जो राजा मेघवर्मन है, इनको अलाउ किया गया कि आप अपने धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध के सम्मान में कुछ वहां पे बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। ठीक है, ये 4 चीजें, इस मैप को थोड़ा हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, एक और राजवंश के बारे में वहां पर बताया गया है। ठीक है, कि अटाविक नाम से एक राजवंश था, मतलब राजाओं का एक समूह था। ये अटाविक लोग कहां पर रूल करते थे, तो विंध्य आपको रेंज में रूल करते थे, और इन राजाओं को भी समुद्रगुप्त ने क्या किया, हराया। ठीक है, अगला देखिए, कुछ प्लेसेस वगैरह का नाम दिया गया है, जैसे थानेश्वर। थानेश्वर से कौन सा व्यक्ति रूल करता था, हर्षवर्धन रूल करता था 606 से 646 या 47 तक। मथुरा क्या रहा हुआ है, तो हम लोगों ने देखा कि भैया आपको जो ये कुषाण लोग थे ना, इनकी 2 राजधानियां थी, पहला फिरोजपुर या पेशावर, आगे जाकर के इनकी राजधानी क्या हो जाती है, एक दूसरी राजधानी मथुरा, मथुरा कलाभी। थानेश्वर से कन्नौज के तरफ राजधानी शिफ्ट कर देता है कौन सा व्यक्ति, तो यहाँ पर राजधानी शिफ्ट करता है हर्षवर्धन। प्रयाग प्रशस्ति अभी हम लोगों ने देखा ही। ये जितने भी मौर्य लोग हैं, इन लोगों ने कहां से रूल किया हुआ है, पाटलिपुत्रा से रूल किया हुआ है। गुप्ताज लोगों ने रूल किया हुआ है। इसी में से शुंग राजवंश के पुष्यमित्र शुंग थे, जो नालंदा, जो पाटलिपुत्रा से राजधानी को कहां शिफ्ट कर देते हैं, विदिशा में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, नालंदा आप लोगों को पता ही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, जिसको किसने बनाया, तो कुमार गुप्त ने बनाया। ठीक है, कुमार गुप्त ने बनवाया। ठीक है, वल्लभी का क्या इंपॉर्टेंस है, जिस तरीके से आपको जो बौद्ध धर्म है उसमें 4 बौद्ध संगतियां सम्मेलन हुए हैं, यहाँ पर 2 ही सम्मेलन हुए हैं जैन धर्म में, पहला पाटलिपुत्रा में, और आखिरी कहां पर हुआ है, वल्लभी में। वल्लभी कहां पर है, गुजरात में। भरूच, वहीं पर इनका एक पोर्ट होता था। उज्जैन का सिग्निफिकेंस आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यहाँ पर महाकालेश्वर टेम्पल है। अजंता पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। अमरावती भी एक बुद्धिस्ट साइट है। चालुक्यों का एक इंपॉर्टेंट साइट है एहोल। एहोल के बारे में ही जानेंगे ना, कि यहाँ पर मेगुती मंदिर है, एहोल में है मेगुती मंदिर। और ये किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, मेगुती मंदिर एहोल जैन धर्म से संबंधित, और एहोल प्रशस्ति आगे हम लोग देख लेंगे कि रवि कीर्ति का वो स्थापित है। ठीक है, बाकी ये अरिकमेडु हो गया, पुहार हो गया, चोल चेर पांडे की कहानी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही देखी हुई है कि किस तरीके से मदुरै जो था वो पांडे लोगों की राजधानी थी, और यहीं पर 3 में से 2 आपको जो संगम साहित्य है वो आपको आयोजित किए गए हैं। अगला देखिए, अधिकांशतया जो प्रशस्तियां हैं ना,
वो अपने शासक क्या करते थे कि वो अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का भी नाम लिख देते थे उसमें कि हम इतने गौरवान्वित वंश से आते हैं, ठीक है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति पढ़ेंगे तो समुद्रगुप्त के आपको पितामह परदादा इन सब का नाम मिल जाएगा। उसी में मिलेगा आपको कि इनकी जो माँ थी कुमार देवी, वो लिच्छवी गणराज्य की थी, ठीक है। लिच्छवी गणराज्य की इनकी जो माँ थी उनका नाम था कुमार देवी और वो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, ठीक है। पिता कौन से व्यक्ति हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम है, गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की। ध्यान रखेंगे कि गुप्त राजवंश के जो संस्थापक माने जाते हैं ना, वो श्री गुप्त हैं, लगभग 240 से लेकर के 280 एडी तक। अगला व्यक्ति रूल करता है घटोत्कच या घटोत्कच गुप्त, ठीक है। और ये 280 से लेकर के 319 या 320 तक रूल करते हैं। और ये दोनों कोई बड़े प्रतापी राजा नहीं थे, पहले बड़े प्रतापी राजा हुए हैं चंद्रगुप्त, इसीलिए वो गुप्त संवत भी स्टार्ट करते हैं 319 या 320 एडी में। कब से कब तक शासन करते हैं 319 या 320 एडी से लेकर के मोटे तौर पर 335 एडी तक। पहले प्रतापी राजा हुए और इन्होंने ही महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की। आगे जाकर के समुद्रगुप्त भी यही उपाधि धारण करता है, ठीक है। और 319 320 से 335 तक चंद्रगुप्त और 335 से 380 तक समुद्रगुप्त और 380 से 412 तक चंद्रगुप्त दो आपको विक्रमादित्य, ठीक है। तो इनकी माँ का नाम अगर कुमार देवी है तो इसी को ऐसे पूछ देते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ कौन सी थी तो कुमार देवी थी। और कहाँ की राजकुमारी थी तो लिच्छवी गणराज्य की वो राजकुमारी थी, ठीक है। अगला देखिए, उनका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय मोटे तौर पर 380 से लेकर के 412 एडी तक रूल करते हैं, ठीक है। इंडिया के इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, उन सारे विक्रमादित्यों में से सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि शकुक शासकों को परास्त करके इस देश से बाहर निकाल दिया। उनका दरबार विद्वानों से भरा होता था और एग्जाम में पूछेंगे कि 9 रत्न किसके राज दरबार में थे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में थे। आगे जाकर के वो अकबर के राज दरबार के भी 9 जो विद्वान थे उनको भी 9 रत्न कहा जाता है, ठीक है। 9 रत्नों में से जैसे अमर सिंह हो गए जिन्होंने अमर कोश लिखा, जो संस्कृत ग्रामर और संस्कृत शब्दों का संकलन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वराह मिहिर हो गए जिन्होंने बृहद संहिता लिखी, ठीक है। बृहद संहिता किस चीज के ऊपर बुक है तो ये ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बुक है, मैथमेटिक्स के ऊपर बुक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और किनका नाम तो कालिदास इनके राज दरबार में थे और कालिदास ने क्या लिखा हुआ है अभी ज्ञान शकुंतलम, ठीक है। साथ साथ इन्होंने क्या लिखा हुआ है रघुवंशम, भगवान राम के एक पूर्वज थे रघु, इनकी भगवान राम की वंशावली रघुवंशम में मिलती है, ये भी कालिदास ने लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या लिखा हुआ है तो मेघदूतम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या लिखा हुआ है तो कुमार संभवम वगैरह भी इनका ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके राज दरबार में 9 बहुत इंपॉर्टेंट से विद्वान लोग थे, इन्हीं को हम लोग 9 रत्न बोल देते हैं। बेताल भट्ट थे, बेताल भट्ट मैजिशियन थे। शंकु थे, शंकु क्या थे शंकु वास्तुकार थे, शंकु वास्तुकार थे। इसके अतिरिक्त वेताल थे, ठीक है। वेताल कौन से व्यक्ति थे वेताल या वेताल भट्ट, ये मैजिशियन थे, जादूगर थे, ठीक है। वरु रुचि थे और ये क्या थे तो ये भी स्कॉलर व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। तो इस तरीके से 9 रत्न किसके दरबार में थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, इस फैक्ट को जानेंगे। और खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट है ना ये भी इनके दरबार में ही थे, लेकिन ध्यान रखेंगे ना कि आर्यभट्ट को यूजुअली 9
रत्नों में से नहीं कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट का क्या क्रेडिट है, ये मैथमेटिक्स के फील्ड में थे। और जीरो के इन्वेंशन को लेकर के देखिए, या पाई के वैल्यू को लेकर के देखिए, या दशमलव प्रणाली को लेकर के देखिए, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ब्यूटीफुली काम किया गया है आर्यभट्ट ने। और ये कहां से काम करते थे, तो पाटलिपुत्रा में ही एक जगह है खगोल, और माना जाता है खगोल, और माना जाता है कि खगोल वगैरह में ही इनका मतलब अपना कुछ लैब वगैरह था। पटना के आसपास ही एक जगह है तारेगना, माना जाता है तारेगना, तारे मतलब तारे सितारे आसमान के स्टार्स, गना मतलब गणना, माना जाता है कि वहां पे बैठ करके वो तारों की गणना वगैरह करते थे। तो न सिर्फ वो मैथमेटिशियन हुए बल्कि साथ साथ वो खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रखा है, बाणभट्ट की चर्चा की गई है। बाणभट्ट ने संस्कृत में एक जीवनी लिखी हुई है राजा हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन कहां से शासन करते थे, थानेश्वर से शासन करते थे। हालांकि बाद में वो कैपिटल कहां शिफ्ट कर देते हैं, तो कन्नौज शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कब से कब तक शासन करते हैं, 606 से लेकर के 646 या 647 तक। ठीक है, बाणभट्ट एग्जाम में पूछे कि इनके दरबारी कवि थे, तो ही वाज द रॉयल कोर्ट पोएट इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, हुएन सांग जो है सो कि वो ह से हर्षवर्धन, लास्ट क्लास में उन्होंने बात भी किया हुआ है ना कि आजकल हुएन सांग को ऐसे भी लिखते हैं श्वेन सांग। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा हो या हुएन सांग लिखा हो, एक ही आदमी का नाम है। ह से हुएन सांग, ह से हर्षवर्धन। कब से कब वो इंडिया आता है, तो 629 या 630 से लेकर के 645 तक। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि कितने सालों तक इंडिया में रहा, तो माइनस कर लेंगे, लगभग 15 सालों तक रहा। ठीक है, तो हर्षवर्धन के राज दरबार में जो हुएन सांग है वो भी आ रखा है। ठीक है, अगला देखते हैं, हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन अपने पिता और भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। इनके पिता का क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन नाम था। उनकी 3 संतानें थी, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। ठीक है, 2 बेटों में से जो बड़े बेटे थे वो थे राज्यवर्धन, और दूसरे बेटे थे हर्षवर्धन। वहीं इनकी 1 बेटी थी जिनका नाम था राज्यश्री। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं कि पिताजी का क्या नाम था, तो प्रभाकर वर्धन नाम था हर्षवर्धन के पिताजी का। कितनी संतानें, 3 संतानें, 2 बेटे 1 बेटियां, एक तो राज्यवर्धन दूसरे हर्षवर्धन। बड़े बेटे राज्यवर्धन से पहले वो राजा बने। वही लिख रखा है कि अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर वो थानेश्वर के राजा बने। ठीक है, इनके जो बहनोई थे मतलब राज्यश्री के जो हस्बैंड थे वो कन्नौज के मौखरी राजवंश के शासक थे। मौखरी राजवंश के शासक थे। ठीक है, किस राजवंश के शासक थे, मौखरी राजवंश के शासक थे। ठीक है, लेकिन बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला। और बंगाल के किस शासक ने मार डाला, तो शशांक ने मार डाला। ठीक है, ये जो राजा शशांक है ना, ये अपने को कट्टर शैव बताता था, और इसने जो बोध गया का जो बोधि वृक्ष है उसको भी काट डाला था। ठीक है, तो शशांक ने क्या किया कि भैया राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी। आगे जाकर के बहुत कम उम्र में हर्षवर्धन राजा बनते हैं, लेकिन वो शशांक को हरा करके बदला लेते हैं। उसके जो जीजा जी थे उनको तो मार ही दिया गया था। कन्नौज के वो मौखरी शासक थे। और तब जाकर के क्या होता है, गृहवर्मन के मरने के बाद, कि वो क्या करते हैं कि अब उनको समझ में आता है कि थानेश्वर से कन्नौज में हमको कैपिटल वगैरह अपना शिफ्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, नॉर्थ इंडिया को जीतने के बाद वो दक्षिण भारत की तरफ दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय उनको हरा देते हैं। ठीक है, और ये सारी कहानी हम लोगों को कहां से पता चलती है, तो एहोल लेक है। और ये कहां पर है, तो जिस मेगुती जैन मंदिर की हम लोगों ने बात की ना,
उसी के प्रीमाइस में लिखा हुआ है। किसने लिखा है? तो रवि कीर्ति नाम से एक दरबारी कवि हैं, और वो दरबारी कवि किनके हैं? तो पुलकेशिन द्वितीय के हैं। रवि कीर्ति ही लिखते हैं कि मेरे राजा पुलकेशिन द्वितीय को भी हल्के में मत लो। नॉर्थ इंडिया का जो सबसे प्रतापी शासक था, विच वॉज नन अदर देन हर्षवर्धन, व्हेन ही ट्राइज टू इन्वेड साउथ इंडिया और द डेक्कन रीजन, दक्षिण भारत की तरफ वो बढ़ने का प्रयास किया, तो मेरे राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उनको हरा दिया। एग्जाम में क्या पूछते हैं कि हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन दो ने हराया। किस राजवंश के थे? चालुक्य के थे। ठीक है, कहां से रूल करते थे? एहोल से करते थे। और ये सारी कहानी हम लोगों को कहां से पता चलती है? तो जो पुलकेशिन दो थे, उनके जो दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उन्होंने ही क्या कर रखा है? उन्होंने ही एहोल प्रशस्ति की रचना कर रखी है। ठीक है, अगला देखिए, पल्लव लोग कहां से राज्य करते थे? कांचीपुरम से राज्य करते थे। और वहीं जो चालुक्य लोग थे ना, वो लोग कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच आपको राज्य करते थे। ठीक है, कृष्णा नदी कहां से ओरिजिनेट करती है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से ओरिजिनेट करती हैं। हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं, कृष्णा मतलब भगवान कृष्ण, और महाबलेश्वर मतलब भगवान कृष्ण क्या है? महाबली देवता है। ठीक है, तो पल्लव लोग कहां पर राज्य करते थे? तो कावेरी नदी के डेल्टा में शासन करते थे। वहीं चालुक्य लोग कहां राज्य करते थे? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच शासन करते थे। अब देखिए, आजकल नया नया क्वेश्चन बनाया जा रहा है ना, तो देखते हैं कि न सिर्फ आपने कितना एनसीईआरटी पढ़ा है, बल्कि कितना उनको समझा है। क्या आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो नदियों के हिसाब से देखिए ना कि भाई कावेरी नदी उत्तर के तरफ है, ज्यादा उत्तर के तरफ है, या कृष्णा? कृष्णा ऊपर की नदी है। और यही कारण है, और यही कारण है कि जो पल्लव लोग हैं ना, इनका जो राज्य होगा ये ज्यादा आपको दक्षिण में भी ज्यादा उत्तर को अवस्थित होगा। ठीक है, जैसे एक बार मैप हम लोगों ने बात किया था ना, कि थोड़ा एक बार मैप देखेंगे, तो देखिए क्या लिख रखा है। जो पल्लव लोग हैं, ये लोग आपको कांचीपुरम वगैरह से रूल कर रहे हैं, इस एक चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और यहीं पर जो चालुक्य लोग हैं, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच इनका राज्य अवस्थित था। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो एहोल थी। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। चालुक्यों में से जो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे वो पुलकेशिन दो थे। उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति थे, जो कि क्या करते हैं? एहोल प्रशस्ति की रचना करते हैं, और फिर फाइनली वो हरा देते हैं हर्षवर्धन को। अगला देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया है? वो प्रतापी राजा थे, पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण करते हैं, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेना पड़ा। पल्लव राजा को अपनी राजधानी में जाकर के छुपना पड़ा। लेकिन अब आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो इतने बड़े राजा थे, उनको किस एक राजा ने हराया हुआ है? ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं। बताने को तो हम भी बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, सर्च करेंगे, तो चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगी। ठीक है, हम हमेशा से प्रयास करते हैं ना कि आप लोग इंटरेक्ट करके पढ़ें, चीजों को जान करके पढ़ें, जो हम बताते हैं उसके बियॉन्ड जाइए। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा नॉलेज है ना, हम उसको शेयर करेंगे, बट अपना भी आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छा सा एक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो लड़ाई से ये दोनों वंश दुर्बल होते चले गए, और पल्लवों और चालुक्यों को आगे जाकर के राष्ट्रकूटों और चोलों ने समाप्त कर दिया या रिप्लेस कर दिया। अब जैसा कि हम लोगों ने बात किया हुआ है ना, कि एनसीईआरटी में क्या करते हैं ना, कि वो नई वाली एनसीईआरटी में छोटे छोटे टर्म्स दिए हुए, ये टर्म्स एग्जाम में पूछ देंगे। प्रशासन के प्राथमिक इकाई गांव होते थे, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। जो कवि हरिसेन है, इनके बारे में हम लोगों ने जाना कि भैया ये दरबारी कवि थे। किसके दरबार के? तो समुद्रगुप्त के। प्लस ये मुख्य न्याय अधिकारी थे, महादंड नायक थे। प्लस क्या थे? महादंड नायक। इतना ही नहीं, वो मंत्री भी थे। कौन से मंत्री थे? संधि विग्रहिक मंत्री थे। और संधि मतलब क्या होता है? किसी भी दूसरे राजा के साथ संधि कर लेना, समझौता कर लेना। समझौते से क्या होता है? शांति। और विग्रहिक मतलब होता है युद्ध करना। तो न सिर्फ वो दरबारी कवि थे, बल्कि महादंड नायक भी थे, और साथ साथ मंत्री थे वो संधि विग्रहिक। ठीक है,
यहां तक की चीजों को हम लोगों ने देखा। आगे फिर आइए देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। ब्राह्मण जो भूस्वामी होते थे ना, इनके संगठन को कहा जाता था सभा। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जो शातवाहन लोग थे उन्होंने भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की। ब्राह्मणों को भी जमीन क्या हुआ, दान में मिलने लगा। दान में मिलने लगा तो ब्राह्मण भी अब क्या हो गए, भूस्वामी हो गए। अब उनका जो अपना संगठन था उसको कहा जाता था सभा। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नाम की ग्राम सभा थी। ठीक है, तो ये सभा और उर क्या है, ये सब मतलब जैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस होता है ना, एग्जाम में पूछते हैं कि उर और सभा ये क्या है, तो ये ग्राम सभाएं हैं। उसमें भी जो सभा होती थी वो ब्राह्मणों की थी, ब्राह्मण्स की थी। और वहीं पर उर जो थी, ऐसे जो बाकी आपको वर्ण या बाकी जातियों के जो गांव थे उन लोगों की जो ग्राम सभा होती थी उसको कहा जाता था उर। इसके अतिरिक्त नगरम जो है वो व्यापारियों का संगठन होता था। इस फैक्ट को जानेंगे। नगरम, उर और सभा ये क्या है, संगठनों के नाम है, एक ब्राह्मणों का, एक नॉन ब्राह्मण्स का, और नगरम है व्यापारियों का। वी कैन अंडरस्टैंड ना कि शहरों में क्या होते होंगे, कि व्यापारी लोग ही रहते होंगे। अगला देखिए, कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखे। भारत का शेक्सपियर किनको कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, कालिदास को। लिखा क्या है इन्होंने, तो आगे देखते हैं। इस एक फैक्ट को देख लेते हैं कि इसमें क्या किया गया है ना, कि राजा और जो ब्राह्मण लोग हैं, मतलब उस समय के जो इलीट लोग हैं, उनको संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, लिखा गया है। और वहीं अन्य लोग और महिलाओं के लिए प्राकृत भाषा इस्तेमाल में लाई गई है। इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक या किसी भी भारतीय का सबसे, भारत के सबसे बड़े नाटककार कालिदास, कालिदास का लिखा हुआ जो सबसे अच्छा नाटक है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, जो दुष्यंत और शकुंतला नाम की व्यक्तियों की, दुष्यंत राजा और शकुंतला नाम की एक ऋषि पुत्री के प्रेम की कहानी है। ठीक है, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला के प्रेम को दुष्यंत भूल जाते हैं, और एक मछली के थ्रू किस तरीके से वो लोग मिलते हैं, मछुआरे मछली के थ्रू कैसे मिलते हैं, यही कहानी है अभिज्ञान शकुंतलम की। किसी भी भारतीय द्वारा लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम मानी जाती है। इसीलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब स्टैब्लिश किया गया, 1784 में। किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। और उन्होंने ही क्या किया हुआ है कि इस किताब अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश लैंग्वेज में या यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, कालिदास ने और क्या किया हुआ है कि अभिज्ञान शकुंतलम के अतिरिक्त उन्होंने मेघदूतम लिखा हुआ है। मेघदूतम जो कुबेर हैं उनके एक श्रापित यक्ष की कहानी है जो कैद में है, और एक तरीके से मेघ मतलब बादल, दूतम मतलब दूध, मैसेंजर। जिस तरीके से अभी का व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और कुट है, उस समय इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। तो कैद में पड़ा हुआ एक यक्ष अपनी प्रेमिका तक मैसेज पहुंचाने के लिए किस तरीके से आपको एक मेघ को यूज करता है, वही कहानी है। इसके अतिरिक्त कुमार संभवम हो गया, या फिर आपको ये हो गया रघुवंशम हो गया, ये सारी किताब लिखे गए हैं कालिदास के द्वारा। एक फैक्ट और जानेंगे, कालिदास जो भारत के सबसे बड़े रचनाकार, सबसे बड़े नाटककार, वो खुद अपनी किताबों में लिखते हैं कि हम भास नामक नाटककार को प्रणाम करते हैं और भास जैसा लिखने का प्रयास करना चाहते हैं। तो उनका जो इंस्पिरेशन था वो भास। राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह की कहानी हम लोगों ने देखी। ठीक है, दुर्वासा ऋषि के श्राप वगैरह की कहानी है। अगला चीज देखेंगे, चीनी यात्री जो है फाहियान। फाहियान किस समय, यहाँ पे फाशियन लिखा हुआ है, इसको फाहियान भी पढ़ेंगे, फाशियन भी पढ़ेंगे। अभी के समय में हिस्टोरियंस का कहना है कि इन लोगों के नाम हम लोगों ने गलत पढ़े। ठीक है, किसके समय में ये आया हुआ है इंडिया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कालखंड में। अछूत लोगों के ऊपर भी इसने अपनी राइटिंग्स में जगह दी है। ठीक है, इस चीज को जानेंगे। अगला चीज देखेंगे कि इतनी ही चीजें इस चैप्टर में थी और कोई एज सच इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इतनी ही चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया, अगर आपको लगता है कि इन सारे वीडियोज में समग्र तरीके से जो लिखा हुआ है और जो नहीं लिखा हुआ है उन सारी बातों की विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से दैट
particular video is very important, very essential, then it's a humble request from our side कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और फ्रेंड सर्कल में कोई लोग हैं तो उन तक भी हमारे वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।